नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत एक लिहाज से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स हुकूमत और फ़ौज मिलकर काम कर रहे हैं और नो डाउट एक लिहाज से तो ये एक फ़ौजी हुकूमत है, क्योंकि फ़ौज इसमें हर जगह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स के ज़रिए भी और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स के ज़रिए अहम तरीन सरमायाकारी पॉलिसीज़, इस्लाहात और अहम तरीन जो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है वो सब में शामिल है। तो फ़ौज तो इंटैक्ट है इस हुकूमत के साथ, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ़ौज और ये हुकूमत चाहती है कि इनको 5 साल मिले और मज़ीद 5 साल मिले और ये इत्तेहादी हुकूमत चले। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सबसे बेहतरीन इस वक्त प्यारे बच्चे हैं इस्टेब्लिशमेंट के, इससे अच्छा बच्चा कोई नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी इत्तेहादियों को भी इससे फ़ायदा है, क्योंकि वो किसी न किसी तौर पर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। अपोजिशन में PTI है, वो तो अब खुद लड़ रही है, मर रही है, ख़त्म हो रही है, तंजीम उनकी तबाह हो गई है, आपस में एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, एक दूसरे को ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये जो मौजूदा क़यादत है ये इमरान खान को बाहर ही आने नहीं देती, आपस में लड़ रहे हैं। हलीमा खान इल्ज़ाम लगा रही हैं और भी इनके लीडर्स इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं जी ये तो अली अमीन गंडापुर और गौहर खान तो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हो गए हैं, ये तो बिक चुके हैं। तो अपोजिशन तो बज़ाहिर है ही नहीं, और अगर है भी तो वो पार्लियामेंट में लड़ रही है या बाहर लड़ रही है। बाहर उनके पास इतनी इस्तेदाद नहीं है कि वो, हालांकि मकबूल जमात है, सबसे ज़्यादा बड़ी जमात है, लेकिन उनके वर्कर, उनकी तंजीम इस पोजीशन पे नहीं है कि वो उनके अपने लोगों को या आवाम को वो सड़कों पे निकाल के कोई तहरीक बना सके। हाँ, वोट पड़ जाते हैं और ये तो काम हो रहा है, और आपस में अभी शदीद इख्तलाफ है। KPK में देख लीजिए इस्तीफ़े आने शुरू हो गए, एक दूसरे पे करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो हुकूमत को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है, हुकूमत को पार्लियामेंट में कोई ख़तरा नहीं है, हुकूमत को फ़ौज से भी ख़तरा नहीं है। हुकूमत को अगर ख़तरा है तो सिर्फ जुडिशरी से ख़तरा है, और इस जुडिशरी को के ख़तरे को भांप चुके हैं, और इसके लिए हुकूमत पार्लियामेंट के ज़रिए आइनी तरामीम करना चाहती है। पहले तो ये है कि जो 8 रुकनी बेंच ने गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसला किया, जिसकी बुनियाद पर रिज़र्व सीट जो बेसिकली सुन्नी इत्तेहाद को मिल जानी चाहिए थी, वो PTI को चली गई, जिसकी वजह से ये बिल्कुल मावरा आइन फ़ैसला आ गया। खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसको मावरा आइन कहा है। तो इस फैसले के बाद हुकूमत पार्लियामेंट में ज़रा कमज़ोर हो गई, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 में पार्लियामेंट ने तरमीम की, और ये रिज़र्व सीट किस तरह जाएगी और किसके पास जाएगी, उससे हुकूमत दोबारा मजबूत हो गई। अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन अगर नोटिफाई कर दे कि इलेक्शन एक्ट 2017 का जो फैसला है उसको वो नोटिफाई करते हैं कि ये रिज़र्व सीट वही है जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है मुख्तलिफ सियासी जमातों में, तो फिर तो इनके पास 2/3 है, और 2/3 मेजॉरिटी के बाद वो 3 आइनी तरमीम कर सकते हैं। एक कि वो ऐसी कोई तरमीम कर दें जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सीनियरिटी पे नहीं बल्कि वज़ीर आज़म और सदर के इस्तेहक़ाक़ हो कि कोई 4 नाम जाए, जैसे कि आर्मी चीफ को होता है। दूसरा ये है कि ये एज बढ़ाने दें, ये 179 195 आर्टिकल है, उसमें अमेंडमेंट कर दें कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का उम्र जो है वो 65 से 68 होगी, और हाई कोर्ट की 62 से 65 होगी। कर सकती है पार्लियामेंट, बट 2/3 मेजॉरिटी इन 2 आर्टिकल में। तो अगर 2/3 में मेजॉरिटी मिलती है तो हुकूमत पहला काम ये करेगी, क्योंकि मेरी इत्तला है और आप अखबार में भी देखते होंगे और ख़ुद हुकूमत भी कह रहे हैं, उनका वज़ीर भी कह रहे हैं कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे। वो कौन? जस्टिस काजी फाइजी से एक्सटेंशन नहीं लेंगे। एक्सटेंशन ये होता है कि एक आदमी को हुकूमत ने एक्सटेंशन दे दी। यहाँ तो पूरी के पूरे ओहदे यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के उम्र सारी बढ़ रही है, इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको बेनिफिट हो रहा है। काजी फाइजी साहब को इस बात पर राज़ी किया जा सकता है कि सर ये स्पेसिफिक पर्सन
अमेंडमेंट नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, ये तो एज बड़ी है, आपकी भी बड़ी है, तो आप अपना कंटिन्यू करें, हो सकता है काजी फाइज ईसा इसको एक्सेप्ट कर लें। तीसरा जो काम है वो ये है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, यानी 17 से 23। आपको याद होगा कि इस वक्त जो आपके डिवीज़न है उसमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की है बकौल हुकूमत के कि वो हुकूमत ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आ रहे हैं उन जजेस की तादाद ज़्यादा है, और जिसको आगे जाके लीड करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, ये कहा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन तो नहीं, उनको अगर फ़र्ज़ कीजिए एज पे भी वो नहीं मानते या 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती और ये कानून नहीं आता, तो फिर काजी फाइज ईसा के पास 2 महीने वो चले जाएंगे, मंसूर जैसे मंसूर आएंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर की सुप्रीम कोर्ट में 17 रुकनी बेंच में आपने देखा है कि 2 एडहॉक जजेस आए, 2 की जगह खाली है, तो इसका मतलब है कि 15 जजेस हैं। 15 जजेस में कहा जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह हिमायत के जो लोग हैं वो ज़्यादा बड़ी तादाद में है। तो अगर ये 2 एडहॉक जजेस जो रह गए हैं उसको भी शामिल किया जाए और 17 से 23 करके हुकूमत एडहॉक जजेस की एक भरमार सुप्रीम कोर्ट में रख दे, 2 वजूहात से वो कहते हैं। असल वजह तो ये है कि जी इस ग्रुप को कमज़ोर किया जाए और ये तादाद इनकी कम की जाए ताकि कोई मेजर फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ ना आए और हुकूमत को मावरे आइन फ़ैसला करके ये ग्रुप फारिग ना कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस की मौजूदगी हो जिसकी वजह से फेवर में फ़ैसला हुकूमत की आए, महफूज रहे हुकूमत, तो वो सद्देबाब कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट में 58,000 केसेस पेंडिंग हैं, तो उन पेंडिंग केसेस की बुनियाद पर भी बात हो रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट में और जजेस किए जाएं ताकि फ़ैसला हो। लेकिन एक बात मैं यहाँ आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि जो मेरी इत्तलात है, शायद तो मैंने किसी जगह पढ़ा था कि इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है, वहाँ 30 आपके जजेस हैं। अभी आपकी यूएसए है जिसके 52-53 आपके वो हैं, तो वहाँ पे 8 या 9 मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की जजेस हैं। तो बहरहाल हुकूमत कि ये 3 उनकी इस वक्त प्रायोरिटीज़ है, तीनों में से कोई भी एक हो जाए तो उससे वो अपने आप को महफूज समझेंगे, वरना हुकूमत को सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो अदलिया से है और आने वाले वक्त में इनकी हुकूमत की ख़िलाफ़ पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।